नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं अहम जानकारी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम है। उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। 5 सैटेलाइट सेंटर एवं प्रयोगशालाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। अहम जानकारी, सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहम जानकारी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और देर शाम 5:30 बजे सीएम अधिकारियों संग बैठक करेंगे। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक की जाएगी। बता दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम हैं। उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ये अहम जानकारी कि 5 सैटेलाइट सेंटर एवं प्रयोगशालाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण होगा और 3:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन की ये कॉन्फ्रेंस है और शाम 5:30 बजे सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम हैं, क्या कुछ अपडेट सिलसिलेवार तरीके से उनके कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं आज? जी बिल्कुल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज की यदि देशलान की करें तो 11:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ करेंगे। वहीं 5 सैटेलाइट एवं C-14 प्रयोगशाला का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर यदि बात करें तो सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा रहा है। वही सुगंध पौधा केंद्र सैलाकुई या देहरादून में यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। वहीं उसके बाद की यदि बात करें तो उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 1:55 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय जाएंगे, जहां पर वो शासकीय कार्य करेंगे। यानी कि वहां पर वो शासकीय कार्य करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ दिशा निर्देश देंगे कि आगे क्या किया जाना चाहिए और अलग अलग रणनीति बनेगी जिससे प्रदेश के हित में काम किया जाएगा। और वहीं पर शासकीय आवास में प्रदेश के सूबे के मुखिया जो है वो बैठ करके वहां पर वो काम करेंगे और लगभग 3:30 बजे के तक वहां पर रहेंगे और 3:30 बजे के बाद के 3:45 ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में आयोजित जो हो रही है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे, जो देहरादून के ही होटल एमराल्ड ग्रैंड जो सहस्त्रधारा रोड में है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम है जहां पर वो प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस है, इसमें पब्लिक रिलेशन की यहाँ पर जोर दिया जाए। पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ पर लोग आए और यहाँ की जड़ी बूटियों को लोग जाने। उसके बाद की यदि बात की जाए तो उसके बाद करीब 4:45 पर मुख्यमंत्री वापस अपने कैंप कार्यालय जाएंगे और 5:30 बजे की यदि बात करें तो शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में सभागार में बैठक करेंगे, जिसमें शीतकालीन यात्रा से संबंधित सभी अधिकारी वहां पर प्रतिभाग करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि किस प्रकार से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दी जाए। चूंकि सूबे के मुखिया ने पिछले साल की ही यदि बात करें तो उन्होंने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला। पहले होता क्या था कि उत्तराखंड में 4 धाम जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसकी यात्रा 6 महीने तक होती थी और 6 महीने के दरमियान ही काफी बाधाएं आ जाती थी, क्योंकि 6 महीने के ही दरमियान में बारिश का मौसम आ जाता था और पहाड़ों पर काफी भारी बारिश होने के कारण यात्राओं को कई बार रोक देना पड़ता था। इस कारण से अब यात्रा सालों भर चले, पर्यटक यहाँ पर आए और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में ठंड के मौसम में शीतकालीन यात्रा की जाती है। जो जैसे गंगोत्री जहाँ पर रहती है, गंगोत्री माता की जो कपाट रहती है वो नीचे आ जाती है, मुखवा में आ जाती है और वहां पर वो दर्शन लोग वहां पर दर्शन कर सकते हैं। मुखवा के विषय में कहा जाता है, मुखवा जो है वो उत्तराखंड का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जब बर्फबारी होती है तो काफी अधिक संख्या में वहां पर पर्यटक श्रद्धालु
पर्यटक आते हैं और साथ ही साथ यदि पर्यटक आने के बाद वो मुखवा भी जाते हैं, शीतकालीन यात्रा में प्रतिभाग करते हैं, तो वहां पर मां गंगा के भी दर्शन करते हैं, जिससे पर्यटकों को भी आने में सुविधा से पर्यटकों की भी संख्या बढ़ती है। दूसरी बात, केदारनाथ की यदि बात करें तो केदारनाथ धाम के भी कपाट जो होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और वहीं शीतकालीन गद्दी पर जहाँ केदार बाबा विराजमान होते हैं वहां पर भी यात्रा की जाती है। उसी तरीके से यमुनोत्री और बद्रीनाथ की भी यदि बात करें तो यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकालीन में बंद हो जाते हैं और उसके बाद शीतकालीन यात्रा के समय नीचे उतर करके वो कपाट खोल दिया जाता है ताकि श्रद्धालु दर्शन करने आ सके। तो इस प्रकार से शीतकालीन यात्रा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए आज बैठक की जा रही है और बैठक में दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो किस प्रकार से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होटलों में भी विशेष छूट दी गई है। वहां पर छूट के साथ ही वो होटल की बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि लगभग जो बात की जाए तो लगभग 50% तक की भारी छूट भी पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए दी गई है। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको होटल जो है उससे कम रेट में दिया जाएगा। इस प्रकार से लगातार अनेकों शीतकालीन यात्रा को लेकर के तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि उत्तराखंड में जो एक पर्यटक राज्य है, उत्तराखंड का राजस्व वो पर्यटन से ही होती है, पर्यटकों के आने से ही होती है। तो पर्यटकों को की बढ़ोतरी के लिए लगातार इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की विरासत भी लोग जाने, यहाँ की विरासत को लोग जाने और इसको लेकर के भी लगातार काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको लेकर के सक्रिय रहते हैं। मिलाकर जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक और इसी के साथ जिस तरीके से सैटेलाइट सेंटर और प्रयोगशाला का शिलान्यास होगा वो भी महत्वपूर्ण। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी की हॉट सीट माने जाने वाली हरिद्वार विधानसभा पर कांग्रेस ने बड़ा दाव किया है, जिसको लेकर चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जनता टीवी से खास बातचीत की। कहा कि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा अगर 400 से 500 कार्यकर्ता एकजुट हो जाए तो हरिद्वार सीट कांग्रेस की हो सकती है। 14 दिसंबर की तैयारियों के लिए हरिद्वार में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बैठक करने पहुंचे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी आपको बनाया है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, हमारे लिए चुनौती है और हमारे लिए आसान नहीं है लड़ाई। हमें मत कोई लड़ाई आसान नहीं होनी चाहिए और लगना भी नहीं चाहिए कि हमारे लिए आसान है, लेकिन हमारा मनोबल ऊंचा है। भाजपा हर मोर्चे पे फेल है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। ये सरकार हर मुद्दे पे फेल हो गई है और इसलिए हम इस सरकार का मुकाबला ऊंचे मनोबल के साथ करेंगे। जनता के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस से सड़कों से लेकर सदन तक, सदन से लेकर सड़कों तक कांग्रेस इस 1 साल के अंदर संघर्ष करेगी और ये रैली हमारी इस बात का साबित करेगी कि कांग्रेस अब उत्तराखंड में एक ताकत के रूप में, एक लोकतांत्रिक ताकत के रूप में ऊंचे मनोबल के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई है। सर, आपने एक बड़ा बयान दिया है कि बड़े भाई हरीश रावत जी का हो या प्रीतम सिंह जी का हो, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। सर, पार्टी में अंदरूनी भी खबरें आती हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी सर आपके लिए? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति की होती है, लेकिन हमारा एक परिवार है। जैसे परिवार में भी खटपट होती नहीं होती। मैं तो आप ही से कह रहा हूँ, कई बार आपके अपने पिताजी से, अपने परिवार में भाई बंधों से भी मतभेद हो जाते हैं। इसका तो थोड़ी ये कांग्रेस परिवार है जहां दुश्मन से लड़ाई लड़ने की बात आएगी, जहां तो वहां हमारा पूरा कांग्रेस परिवार है। सर, अगर 70 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो हरिद्वार सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। मदन कौशिक जी लगातार यहाँ पर चुनाव जीतते हैं, कितनी बड़ी चुनौती रहने वाले हैं वो 27 के लिए? देखिए, मदन कौशिक जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, लेकिन वो एक व्यक्तिगत मित्रता, रिश्तेदारी। मैं तो मातपर सिंह कंडारी मेरे साडो भाई थे, मैं तो उनके खिलाफ रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ा, जीता। तो राजनीति में मित्रता संबंध अलग होते हैं, लेकिन जब राजनीति जैसे 2 वकील कोर्ट में लड़ते हैं तो लेकिन
बड़े अभिन्न मित्र होते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं तो आप ये लड़ाई लड़ते हैं। तो हम हरिद्वार हमारे लिए चुनौतीपूर्ण सीट जरूर है, लेकिन ऐसी चुनौतीपूर्ण भी नहीं है। हमारे ये अगर 400-500 कांग्रेस का कार्यकर्ता मन बना ले तो हम हरिद्वार सीट जीत सकते हैं। सर अगर कोई आने वाले चुनाव में कोई सर बागी नजर आता है, उसको किस प्रकार का रोड मैप बागियों के लिए होगा कांग्रेस का? हम इतना ऊंचा मनोबल कर देंगे कि कोई बागी भी, देखिए मेरे खिलाफ लड़े 2 लोग चुनाव रुद्रप्रयाग में। भरत चौधरी जो अभी विधायक है बीजेपी से, वो 2012 मेरे खिलाफ लड़ा। वीरेंद्र बिष्ट जो भाजपा में, वो मेरे खिलाफ लड़ा। एक अभी हमारे कांग्रेस में अर्जुन गहरवाल, वो मेरे खिलाफ 3 लोग लड़े 2012 में बगावत करके कांग्रेस से रुद्रप्रयाग में, तो मैं तब भी जीता ना। तो अगर मनोबल ऊंचा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत जनता टीवी के साथ बातचीत कर रहे थे, अपने सहयोगी के साथ। मेहर सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से, जहां देहरादून स्थित IIMA में आज भव्य पासिंग आउट परेड है। 525 कैडेट देश सेवा के लिए पास आउट करेंगे। 491 कैडेट बने हैं भारतीय स्थल सेना के अधिकारी। पासिंग आउट परेड देहरादून में 34 कैडेट मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी इस परेड का निरीक्षण करेंगे और रिव्यूइंग अफसर के रूप में सलामी। देहरादून में सैन्य गौरव का यह ऐतिहासिक दिन, जहां पर आज पासिंग आउट परेड की जाएगी। IIMA में आज भव्य पासिंग आउट परेड की जानी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां देहरादून में पलायन आयोग के मुताबिक प्रदेश में 6282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि CM धामी के नेतृत्व में सरकार पलायन रोकने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं, गांवों में सुविधाएं विकसित हो रही हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। नहीं, देखिए, अगर बात कांग्रेस के आरोप की है तो कांग्रेस ने तो कभी पलायन को रोकने के लिए काम ही नहीं करा। कभी पलायन के लिए उन्होंने यहाँ पर रिवर्स पलायन की कभी बात ही नहीं सोची, कभी कोई स्कीम ही नहीं बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पलायन को रोकने के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से रिवर्स पलायन की बात कर रही है, हम अपने गांव को गुलजार कर रहे हैं। हम अपने गांव को होम स्टे के जरिए पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग बाहर चले गए हैं वो यहाँ आए और अपने गांव में आकर के अपना काम करें, अपना काम स्टार्ट करें, अपने कार्य को स्टार्ट करने का काम करें। लेकिन कांग्रेस की जो नीति है और जो सोच है वो कहीं ना कहीं पलायन के जो लोग चले गए हैं उनको लाने की नहीं है, बल्कि इस पर राजनीति करने की है। आज पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से गांव को गोद लिया और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन गांव को गोद ले रहे हैं उनको गुलजार करने का काम कर रहे हैं। सड़क की कनेक्टिविटी हम उन गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जहां तक कभी नहीं पहुंची, बिजली देने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और स्वयं रोजगार से स्वरोजगार से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हमारी जो मातृशक्ति है समूहों के जरिए लोगों के बीच में काम कर रही है, समूह के जरिए होम स्टे बना करके वहां अपना गुजारा बसर करने का काम कर रही है। उसमें 50% से लेकर 60% तक हमारी सरकार जो है रिबेट देने का काम कर रही है, सब्सिडी देने का काम कर रही है। आज मातृशक्ति से लेकर के युवा हमारे जो है किसानी में आगे बढ़ गए हैं। किसानी के माध्यम से, चाहे सेब के माध्यम से हो, चाहे और अन्य जो हमारे जो मोटे अनाज है उनकी खेती करने से लेकर के हो, सरकार उनको सब्सिडी देने का काम कर रही है। ये पलायन को रोकने से लेकर के और रिवर्स पलायन तक का जो सरकार का सफर है उसको पूरा कर रही है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीति कर रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में होने वाले विंटर लाइन कार्निवल 2025 को लेकर सरकार और जिला प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 24 से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य आयोजन को सफल और यादगार बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2013 में जब आपदा आई थी, यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहा था, तो विंटर लाइन कार्निवल हमने शुरू किया था। और इस बार मैंने कहा कि हमारी जो स्थानीय कलाकार है, जो हमारी संस्कृति है, उसका प्रमोशन होना चाहिए। और इस बार का जो विंटर लाइन कार्निवल है, क्योंकि हम रजत जयंती वर्ष में है, उसके उपलक्ष्य में होगा। पहले दिन हम हमारे आंदोलन के नायक हड्डी भाई, हमने किसी न किसी महान हस्ती को वो करेंगे। पहला दिन बड़ूनी के नाम पर है, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन की बिगुल बजाई। दूसरा दिन
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, जिन्होंने इस राज्य को बनाया। ऐसे के महाबुद्धियों के नाम पर रोज न रोज कार्यक्रम होंगे और अपने आप एक अनूठा कार्यक्रम इस बार होगा। चलिए रुक करेंगे इस बीच और एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं अहम जानकारी। बड़ी खबर, जहां गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण पर स्थिति साफ, हाईवे की चौड़ाई 1 मीटर कम करने पर फैसला हुआ है। 5000 से ज्यादा पेड़ कटने से अब बचेंगे। इस फैसले के बाद पर्यावरण संरक्षण को इस दौरान प्राथमिकता दी गई। सुरक्षा मानकों के साथ निर्माण जारी एजेंसियों ने यह आधिकारिक जानकारी दी है। अहम जानकारी, जहां यहां पर हाईवे चौड़ीकरण को एजेंसी ने आधिकारिक इस पर बयान जारी किया है, जिसमें गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण पर स्थिति साफ कर दी गई है। बता दें कि हाईवे की चौड़ाई 1 मीटर कम करने पर फैसला किया गया है। 5000 से ज्यादा पेड़ कटने से इस पूरे हाईवे चौड़ीकरण में बचेंगे और इस बार पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भैरव घाटी हर्षिल क्षेत्र में विरोध तेज हो गया है। हजारों देवदार पेड़ों के कटान की आशंका के बीच स्थानीय लोग, पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन देवदार बचाओ अभियान के तहत एकजुट हो गए और लोग पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि वो विकास के विरोध में नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन के साथ विकास चाहते हैं। वहीं सरकार का दावा है कि सड़क चौड़ीकरण सभी नियमों के तहत किया जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे आपदाओं के खतरों से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण पर जोर दे रहा है। देखिए, उत्तराखंड की विकट भौगोलिक परिस्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं है और वैसे भी यहाँ जिस तरीके से लगातार आपदाएं आ रही हैं, जनजीवन को भारी नुकसान हो रहा है, उससे सरकार को सबक लेना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही जो है हमको आपदाओं से बचाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं और पर्यावरण की मजबूत ढाल के रूप में जो है वृक्षों को सभी जानते हैं। गंगोत्री हाईवे के चौड़ीकरण के लिए जिस तरीके से दुर्लभ प्रजाति के 6000 पेड़ों का कटान हो रहा है, ये निश्चित तौर पर चिंतनीय है। स्थानीय लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करें। आपको अगर सड़क चौड़ी करनी है तो उसके अन्य विकल्पों को आप तलाशें। क्यों आप जो है आसान तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार प्रचंड बहुमत के नशे में है, सत्ता के अहंकार में है, 6000 देवदार के वृक्षों को काटने से पीछे नहीं हट रही है, लोगों के विरोध को नजरअंदाज कर रही है। पुलिस प्रशासन के दम पर आप भले ही जो है विरोध को कुचल देंगे, लेकिन पर्यावरण का जो नुकसान होगा, इससे भविष्य में बड़ी आपदाएं आने का खतरा रहेगा और भविष्य के खतरों से अगर आप अभी नहीं चेतेंगे, उनके लिए आप अभी से उपाय नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड के जनमानस को बड़ा इससे नुकसान हो सकता है, पर्यावरण को बड़ी क्षति हो सकती है। देखते हैं सरकार पर्यावरण प्रेमियों की, स्थानीय लोगों की चिंताओं के प्रति सजग होती है या सत्ता के अहंकार में। देखिए, गंगोत्री हाईवे में जो भी काम हो रहा है वो नियमों के तहत काम हो रहा है। एनजीटी और जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की हाई पावर कमेटी है, उसकी स्वीकृति के उपरांत ही हो रहा है और सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण और विकास दोनों को का संतुलन बनाते हुए काम होगा और हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति बने कि जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। लेकिन चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और हमारा गंगोत्री जैसा धाम वहाँ पर स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र भी वहाँ पर है, तो उन सब चीज़ों को लेकर वो काम हो रहा है और अनुमति भारत सरकार देती है।